हेलो एवरीवन, दिस इज़ माई थर्ड वीडियो। और अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट दोज वीडियो एज वेल। द फर्स्ट वीडियो वॉज अबाउट ओल्ड वर्सेज न्यू रिजिम एंड द सेकेंड वीडियो वॉज अबाउट सेक्शन 194। दिस इज़ अ टीडीएस सेक्शन। और आज मैं एटीसी और एटीडी डिस्कस करने वाली हूँ। द मेजर रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस टॉपिक वॉज कि जुलाई मंथ शुरू होने वाला है एंड इट इज़ ऑल अबाउट टैक्स फाइलिंग। तो मुझे बस यही लगा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटीसी एंड एटीडी दीज आर जनरल डिडक्शन सेक्शन और 98% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू अवेल दिस सेक्शन। तो मैं यही कोशिश करना चाहूँगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्शन की में जो भी बेनिफिट मेंशन है उसको अवेल कर सकें। अभी होता क्या है, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि इन केस एनी स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, तो अगर उनको ये नोट्स चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड दिस नोट्स। और प्रीवियस 2 वीडियो के भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। यू हैव टू ईमेल मी। मेरी ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन एटीसी ओनली। अब एटीसी की जब भी बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट एलआईसी एंड ऑल अबाउट इट इज़ पीपीएफ, बट ऐसा नहीं है। एलआईसी और पीपीएफ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेक्शन एटीसी में मेंशन है और लोगों को नहीं पता है, जिससे वो चूक जाते हैं इन चीज़ों के बेनिफिट को अवेल करने में। सो यही मोटिव था कि मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। सो यस, स्टार्ट करते हैं हम कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी में। जो डिडक्शन की लिमिट है एटीसी में दैट इज़ 1.5 लाख। और जो डिडक्शंस हैं, द फर्स्ट डिडक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज़ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। इन केस यू आर ए सैलरीड एम्प्लॉय तो आपको पता होगा कि आपका पीएफ कटता है, तो द पीएफ अमाउंट विच इज़ बीइंग डिडक्टेड उसको भी आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। सो ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि वो पीएफ अमाउंट का भी हम डिडक्शन ले सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि जिसका हम डिडक्शन एटीसी में ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। अगर आपका होम लोन है, इन केस यू हैव ए होम लोन, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके पास होम लोन है और अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, होम लोन की इंस्टॉलमेंट जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। द इंटरेस्ट अमाउंट का जो बेनिफिट होता है वो हम सेक्शन, उसका डिडक्शन जो होता है वो सेक्शन 80EEE में अवेल करते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिडक्शन होता है वो हम एटीसी में अवेल करते हैं। तो अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है आप सेक्शन एटीसी में अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट, दैट इज़ स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इन केस अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपको स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके लगते हैं। तो वो जो चार्जेस लगते हैं या ड्यूटी आपकी जो लगती है, दैट अमाउंट कैन ऑल्सो बी टेकन एज डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। अपार्ट फ्रॉम दैट डी पॉइंट जो है दैट इज़ ट्यूशन फ़ी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस। ट्यूशन फ़ी के बारे में बहुत से लोगों को आइडिया होता है क्योंकि बहुत से लोग लेते हैं इसका डिडक्शन, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये जो ट्यूशन फ़ी है, जो स्कूल की रिसीट होती है, वो पूरे अमाउंट का हम डिडक्शन नहीं लेते हैं। उसमें बहुत से कंपोनेंट होते हैं, तो आपको सिर्फ उस चीज़ का डिडक्शन लेना होता है। उसमें एक कंपोनेंट होता है ट्यूशन फ़ी। अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फ़ी और भी बहुत से कंपोनेंट होते हैं, आप कभी ध्यान से देखिए। तो सिर्फ जो ट्यूशन फ़ी का अमाउंट होता है ना, सिर्फ उसका डिडक्शन हमें मिलता है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इन केस यू हैव 5 किड्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इफ़ यू हैव 5 किड्स, तो ईच पेरेंट्स, अगर मदर या फादर दोनों की ही आईटीआर फाइल होती हैं, तो ईच फादर कैन अवेल ट्यूशन फ़ी फॉर 2 किड्स, मदर कैन अवेल ट्यूशन फ़ी फॉर 2 किड्स, और एक बच्चे का ट्यूशन फ़ी का डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमें पूरा अमाउंट लेना होता है या हमें नंबर ऑफ़ किड्स, एनी नंबर ऑफ़ किड्स के लिए हम ले सकते हैं। फॉर ईच पेरेंट्स ओनली 2 किड्स के लिए ये अलाउ होता है, ओनली फॉर 2 किड्स ईच पेरेंट। सो एक ये चीज़ बहुत से लोग को पता तो थी कि हम ट्यूशन फ़ी का डिडक्शन लेते हैं, बट ये नहीं पता होती है कि फॉर ईच पेरेंट ओनली 2 किड्स आर अलाउड। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ एटीसी, एलआईसी प्रीमियम। अब एलआईसी प्रीमियम के बारे में मैं क्या बोलूँ, सबको लगता है कि एलआईसी प्रीमियम अमाउंट इज़ गोइंग टू बी टेकन एज डिडक्शन, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ कंडीशनल डिडक्शन। होता क्या है कि अगर आपका इंश्योर्ड अमाउंट जो है उससे जो प्रीमियम अमाउंट आप पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट शुड बी 10% और लेस देन द 10% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अगर 50 लाख आपका इंश्योर्ड अमाउंट है, तो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट शुड बी 5 लाख और लेस देन 5 लाख, तभी आपको एलआईसी प्रीमियम का जो है डिडक्शन अलाउ होता है। ऐसा नहीं होता कि हमें एलआईसी प्रीमियम हम कितना भी पे करें और सारा ही डिडक्शन आपको अवेल हो जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट द केस। 10% की कंडीशन होती है इसमें। द नेक्स्ट वन इज़ एनपीएस।
NPS भी, दिस इज़ ऑल्सो ए फेमस रिडक्शन ऑफ ATC। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, एक कंसेप्ट होता है ट्रिपल ई का कंसेप्ट क्या होता है? ट्रिपल ई कंसेप्ट इज़ एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। व्हाट इज़ दिस ट्रिपल ई? अब ये 3 बार एग्जेम्प्ट होता क्या है? 3 बार एग्जेम्प्ट होता है कि दिस कंट्रीब्यूशन, रिटर्न एंड विड्रॉल। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, रिटर्न जो होता है और विड्रॉल होता है, ये तीनों ही आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। इन केस यू आर इन्वेस्टिंग इन NPS, तो आप जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे वो आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगी। उस पर जो रिटर्न आया वो आपको, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, और जब एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी अगर आप उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो भी आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दिस इज़ NPS एग्जेम्प्ट, 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 ये चीज़ होती है। और EPF में भी लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। जी पॉइंट हम शुरू करते हैं। यस, तो NPS में मैंने आपको बताया कि NPS इज़ ट्रिपल ई, बेस्ड ऑन ए ट्रिपल ई कंसेप्ट, जिसमें कि आपका कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड विड्रॉल तीनों ही एग्जेम्प्ट होता है। अब एक जो बहुत कम लोगों को पता है, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या होती है? व्हाट इज़ दिस कि जो भी हमारे पास स्कीम मेंशन है ATC में, उनमें जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न है ना, ये ELSS ही देती है। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन ए कंसेप्ट ऑफ EET। व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब कि कंट्रीब्यूशन इज़ एग्जेम्प्ट। दिस मीन्स कि कंट्रीब्यूशन आपका ATC में डिडक्शन अलाउ होता है, आपको जो रिटर्न आएगा दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट, बट आप जब विड्रॉ करेंगे दैट अमाउंट इज़ गोइंग टू बी टैक्सेबल। सो दिस इज़ EET, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल। दिस इज़ दिस कंसेप्ट। तो एक मैंने आपको ये भी बता दिया ELSS का। इस एक स्कीम के बारे में मैं एक 2-3 पॉइंट्स और बताना चाहूँगी कि दिस स्कीम इज़ लाइक इस स्कीम के 2 बेनिफिट्स हैं। एक, अगर आप PPF में आपने कभी इन्वेस्ट किया है तो आपको पता होगा कि आपका 15 साल के लिए वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। द ब्लॉकिंग पीरियड इज़ 15 ईयर फॉर PPF। जबकि ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉक इन पीरियड जो होता है वो आपका सिर्फ 3 साल का होता है। एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू गिव यू हायर रिटर्न एज कंपेरिजन टू द अदर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो एक ये बेनिफिट होता है ELSS का। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट ELSS। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना। ये तो अ फ्यू ईयर बैक अगर हम जाएँ तो ये काफ़ी फेमस स्कीम हुआ करती थी। अभी तो खैर नॉट इन दैट मच न्यूज़ दिस स्कीम इज़, बट कुछ साल पहले तो ये हर जगह था, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में ये है कि इसमें जब आप पैसा लगाते हैं, दिस इज़ फॉर ए गर्ल चाइल्ड। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड होती है तो आप उसकी पढ़ाई के लिए फॉर 18 ईयर कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और उसको एक स्कीम में, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड जैसे मैंने बताया इसमें 18 ईयर का होता है। 18 ईयर के बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन EEE कंसेप्ट। दैट मीन्स कि अगर आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड। इट मीन्स आपका डिडक्शन ले सकते हैं ATC में, और जो आपको रिटर्न मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट, और विड्रॉल अमाउंट भी आपका इसका एग्जेम्प्ट होता है। तो ये एक, और हमारे पास ये एक अलग स्कीम हो गई सुकन्या समृद्धि योजना। और इसके अलावा जो है एक लास्ट स्कीम जो बचती है, द मोस्ट फेमस वन इज़ PPF। इसमें लॉक इन पीरियड 15 ईयर का होता है और ये भी EEE के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। और इसमें अगर रिटर्न की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट इसमें 8.5 ऐसे ही फ्लक्चुएट होते रहता है, डिपेंड करता है। आजकल 8 चल रहा है जहाँ तक मुझे आइडिया है। करेंटली इट इज़ गोइंग अराउंड 8 ओनली। सो दिस वाज अपार्ट फ्रॉम NPS, LIC और PPF के अलावा अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोगों को सिर्फ यही 3-4 स्कीम्स पता हैं। आई एम श्योर कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा कि ATC में और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ATC में डिडक्शन ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप अवेल करेंगे इन सारे डिडक्शन को जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो। और आपको ये ऐसे भी काम कर सकती है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ओनली। यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ATC। अब हम डिस्कस करते हैं ATD। सो ATD जो होता है, इसको लोग सोचते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन, जिसमें तो एक ही चीज़ है कि मेडिकल इंश्योरेंस है और आपको 25,000 का डिडक्शन अलाउड है। बट ऐसा है नहीं, इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। 2 डिडक्शन लिमिट इज़ 25K ओनली। बट ऐसा होता है कि 25K में इसमें जो डिडक्शन की, अगर इस इन डेप्थ अगर आप इस सेक्शन में जाएंगे तो लिमिट आपको ऐसा लगेगा कि 25K to 100K है। 25,000 से लेकर 1 लाख तक का डिडक्शन आप इसमें अवेल कर सकते हैं। सो पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये हो गया कि डिडक्शन जो है वो 25K है। और सीनियर सिटीजन के लिए जो है, अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ तो ये 25K ना होकर के 50K हो जाती है फॉर सीनियर सिटीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट
डिडक्शन जो इसमें अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, जैसे मैं ऊपर ये जो एटीसी के कंपोनेंट आपको मैं बता रही थी, एनपीएस, ईएलडबलएस, सुकन्या समृद्धि, ये सारे कंपोनेंट हैं एटीसी के। ऐसे ही अगर मैं एटीडी के कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें जो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसके अमाउंट को आप अप टू 25 की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है उसके अमाउंट को अप टू 5 के आप डिडक्शन ले सकते हैं। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें ही इंश्योरेंस वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी आप अप टू 25 के एटीडी में डिडक्शन ले सकते हैं। सो दैट वाज द कंपोनेंट पार्ट ऑफ एटीडी। एंड इसके अलावा वेट अ सेकेंड, यस, अगर इन तीनों को मिला के जो है डिडक्शन जो है आपका 25K/50K से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट जो आपको डिडक्शन है वो 25K अलाउड है, नो, फॉर एक्यूमुलेटिव इन तीनों को मिला के आपका जो डिडक्शन है वो 25K से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और जो डिडक्शन है, अगर मैं ये बात करूं कि डिडक्शन हम किसके लिए, अगर हमने कंट्रीब्यूट किया है इन सारे मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ चेकअप कराया है तो हम किसके किसके लिए ले सकते हैं, तो इसमें जो है हमारे पास सेल्फ खुद के लिए ले सकते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इन लोगों के लिए हम डिडक्शन ले सकते हैं। इनके ऊपर जो हमारा इंश्योरेंस का पैसा खर्च है उसका हम डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि ये मेरे नोट्स हैं, बट मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं सिर्फ इन नोट्स को पढूं। सो दैट इज़ वाई मैंने पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं बट मैं उसको सिंपल अपना बोल के समझाने की कोशिश करती हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि अगर आपको नोट्स चाहिए एंड यू आर ए स्टूडेंट तो मैं आपको, और अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट स्टूडेंट और आपको ये नोट्स चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड दिस नोट्स, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यस, तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव मेड कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल इंश्योरेंस अप टू 25K। लिमिट यही लेते हैं कि मैंने 25,000 खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो मुझे वो 25K का अलाउड हो जाएगा। एंड इन केस माई पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है और वो 50,000 तक है तो मेरा 25 + 50 मेरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज़ गोइंग टू बी 75K। सो ये वही मैं बात बोल रही थी कि इस डिडक्शन में ऐसे तो देखने में लगता है कि इट इज़ ओनली डिडक्शन अवेलेबल अप टू 25K, बट इट इज़ नॉट द केस। केस टू केस डिपेंड करता है। इट कुड गो फ्रॉम 25K to 100K। सो एक तो ये आपको मैंने सिचुएशन बता दिया जहाँ पे कि 75K तक का आप डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि आप भी यू आर ऑल्सो सीनियर सिटीजन एंड योर पेरेंट्स आर ऑल्सो सीनियर सिटीजन, तो आप 50K खुद के लिए और 50K पेरेंट्स के लिए, इट मीन्स दैट टोटल आप 100K का डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। 100K इज़ अलाउड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो हम प्रीमियम पे करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का, दैट प्रीमियम शुड बी पेड एनी मोड अदर देन कैश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप कैश में इन मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम को पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं अलाउ होगी। आपको प्रीमियम तभी अलाउ होगा जब आप एनी मोड अदर देन कैश में आपने ये इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया होगा, तभी अलाउ होगा। इसके अलावा जैसे मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बात कर रही थी, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इट इज़ ओनली अलाउड अप टू 5K। और इसमें जो है आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि इसमें आपको 5K तक का डिडक्शन अलाउड होता है और 5K जो है आप कैश में पे कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन फ्लेक्सिबल थिंग विच गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड कि हाँ ये 5K तक तो आई मीन इट इज़ ओके। अप टू 5K तो एनी मोड अदर देन कैश हो नहीं सकता है, तो अप टू 5K आप कैश में कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं और उनका आपने इंश्योरेंस नहीं लिया बट उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे अगर कुछ पैसा खर्चा हुआ है तो दैट अमाउंट कैन आल्सो बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन इन सेक्शन 80D। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और उनका पैसा, दे पे द मनी बट वो डिडक्शन लेने में चूक जाते हैं और यहाँ पे वो टैक्स लूज़ करते हैं अपना। तो अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो यू कैन सेव योर टैक्सेस बाय क्लेमिंग दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। इसके अलावा जो सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये जो अमेंडमेंट एक आया था अ फ्यू ईयर बैक, आई मीन 4 to 5 ईयर बैक, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ये अमेंडमेंट तभी आया था जो मैं अभी लास्ट आपको W पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। ये पॉइंट है क्या कि अगर सपोज़ ऐसा होता है, हमें बहुत फ़ायदा होता है जब हम एक साथ 3-4 साल का इंश्योरेंस लेते हैं। अगर आप ओनली फॉर 1 ईयर लेंगे ना तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है कंपेरिजन जब आप 3-4 साल के लिए लेते हैं। उससे ज़्यादा तो मतलब आई मीन हार्डली कोई लेता होगा, या आई डोंट नो कि स्कीम अवेलेबल है भी या नहीं फॉर 10 or 20 ईयर्स, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट 3-4 साल का अगर आप इंश्योरेंस का एक साथ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आप
फ़ायदे में होते हैं। द एसएससी इज़ इन गुड पोजीशन। तो उससे होता क्या है, गवर्नमेंट ने आपको एक ये बेनिफिट दिया कि सपोज़ फॉर 4 ईयर अगर आप 100K का प्रीमियम इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपको वो फर्स्ट ईयर में ही ऐसा नहीं होगा कि 100K हम अलाउ कर देंगे। 4 ईयर के लिए हम इक्वल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 25K शैल बी अलाउड ईच ईयर। तो यही मैं ये 25K की बात कर रही थी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80D। आई होप कि मैंने आपको जो भी नॉलेज ऑलरेडी थी सेक्शन 80C और 80D में, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया हो। और रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और आगे नेक्स्ट अगर आप नहीं उठा पाए हैं किसी रीज़न से, आपने ऐसी कोई स्कीम आपको दिख रही है जिसमें आपको लगा था कि मैं इन्वेस्ट कर सकता था बट मैंने नहीं किया, तो आप नेक्स्ट ईयर की टैक्स प्लानिंग के लिए भी आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आप ITR फाइल करने के वक्त भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए इन 2 सेक्शन का। और भी मैं कुछ सोचूंगी कि जनरल सेक्शन को लेके आऊँ। अब टिल जुलाई में यही कोशिश कर रही हूँ कि जनरल डिडक्शन के सेक्शन को लेके आऊँ या फिर ITR फाइलिंग के सेक्शन को लेके आऊँ, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। एंड येस, ऑन दैट नोट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग and be happy, and like, subscribe my channel and comment also. Till then, bye bye.